न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी के प्रोग्राम खवातीन में सनसन जावेद और ग्लैडस शबाना आप सबको खुशामदीद कहती हैं। नाजरीन, आज हमारे साथ जो खवातीन हैं इनकी सारी बैकग्राउंड वो आपको बताती जाएंगी, लेकिन NCN का हमेशा से ये वतेरा रहा है कि वो देखता है कि कम्युनिटी को क्या चाहिए, कम्युनिटी में कमी क्या है। और हमने ये देखा कि घरों का जो एक माहौल है दिन ब दिन वो खराब होता जा रहा है। नाज़रीन, खवातीन को ख़ानदान में एक बुनियादी रुकन की हसीयत हासिल है। वो एक फलाही माशरे और कम्युनिटी बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं, इसी तरह जोड़े रखने में भी। और जो इखलाकी इकदार की आयनादार हैं खवातीन। हमें काफ़ी सारी ऐसी कंप्लेन आती हैं, फोर्स कन्वर्जन है या दूसरे इस तरह की आती हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें एक मॉडल रोल जो है वो माँ या बहन या घर की खवातीन अदा कर सकती हैं। और किस तरह हम अपने बच्चों को मनफी रुझान देने से बच सकते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि खानदानों में तोड़ फोड़ किस तरीके से होती है। जी शबाना साहबा। जी, मेरी तरफ से सबको सलाम। और मैं सबसे पहले स्टेला साहिबा से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि अपना मुख्तसर तारफ जो है, वैसे तो तारफ की मोहताज नहीं है, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। सबसे पहले मैं एनसीएन टीवी के नाजरीन को और संसद साहब आपको और शुबाना साहिबा को मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके प्रोग्राम में एज अ पैनलिस्ट आऊं। तो बहुत शुक्रिया। तो शुबाना साहिबा ने कहा तारुफ तारुफ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। मैं पेशे के लिहाज से मैं टीचर हूँ और एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती हूँ, कॉलेज में भी पढ़ाया था। और शायरी का थोड़ा सा शौक है, थोड़ा बहुत लिखती हूँ। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटिंग गिल्ड की मैं लेडीज कोऑर्डिनेटर हूँ। और सैमसन साहब की वजह से होस्टिंग में भी कदम रख दिया, जो कि मैं समझती हूँ मैं आज भी इन्हीं के लिए दुआगो भी हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ कि इनकी वजह से मैं एक चैनल हम कलम से, जो कि लाइट सेटेलाइट पे चलता है, उसमें और एनसीएन में होस्टिंग करती हूँ। तो बहुत शुक्रिया शुभाना आपका। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ लाई और हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। स्टेला साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पहले जो खानदान में कोई तकरीब होती थी, तो बहुत सारे लोग जो हैं, रिश्तेदार अजीजों कारब, वो महीनों पहले इकट्ठे हो जाते थे। कोई शादी होती थी। शबाना साहबा, ये सवाल तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि वक्त की वजह से नज़ाकत को देखते हुए वो माहौल जो है ना, वो उसमें चेंज तो ज़रूर आई। चेंज ज़रूर आई कि अब अखराजात भी बढ़ गए और आप इतने बड़े कुंबे को संभाल नहीं सकते। ऐसा ही है कि अब रिश्तों में देखा जाए तो काफी हद तक तनाव आ गया है। पहले तो हम कोई प्रोग्राम करते थे या कोई भी तकरीब होती थी कि मोहल्लेदारों में, खानदान वालों को, कि कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन आजकल इस बात की फिक्र बिल्कुल नहीं की जाती, क्योंकि अब तो आलम ये है कि घर के अफराद ही मतलब जो अपने सगे बहन भाई हैं, हम दूर के लोगों की बात तो नहीं करेंगे। आजकल जो सगे सगे बहन भाई हैं, हम लोग उनको उनके साथ हमारा वो रिश्ता नहीं रहता। एहसास की बहुत हद तक कमी हो गई है। और जिस तरह के हमारा प्रोग्राम है कि खवातीन का क्या किरदार है इसमें, या मतलब आज बात भी इसी पे होगी। और मैं समझती हूँ कि बहुत हद तक फिर बात यही आ जाती है, जिस तरह सैमसन साहब ने कहा कि कुछ तो अखराजात की वजह से। लेकिन सैमसन साहब, मैं अखराजात जहाँ पे हमने करने होते हैं वो कर लेते हैं। हम दो बच्चों को हम आज मैकडोनल्ड भी लेके जा रहे हैं, हम केएफसी भी लेके जा रहे हैं, हम जहाजों में भी सफर कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। अखराजात दिलों में शायद कुछ दिलों का जो कहते हैं ना कि दिल में जगह होनी चाहिए, वो कम हो गया। और अगर औरत की बात की जाए, खवातीन की बात की जाए, तो नो डाउट के पहले जो माएँ थी वो सादा थी, अनपढ़ थे। और मर्द जो था वो अपने घर को लेके चलता था, उसके अंडर रहती थी। और वो जो बात मर्द मतलब बेशक उसका फैसला लिया जाता था या नहीं, लेकिन एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर दायरे कार में। अब चूंकि आजादी के नाम से या मीडिया के नाम से या जो भी है, औरत थोड़ा सा आजाद होगी या पढ़ी लिखी माएँ आ गई हैं,
اور وہ خود بھی نہیں چاہتی کہ ہمارے بچے پھپھو سے ملیں یا پھپھو کو ایسے کریں، یا مطلب اپنے فیملی کے مطلب باپ کے ریلیٹیوز کو کوئی برتھ ڈے ہوگی تو بچوں کو اکیلے لے کے جایا جائے گا. تو کہیں نہ کہیں ہماری آج کل کی جو مائیں ہیں وہ اس بات جو آپ نے کی ہے اس کی ذمہ دار بھی ہیں. کیونکہ شاید اگر وہ نہیں چاہیں گی کہ بچوں میں جنریشن کا مطلب آگے اپنے بچوں میں ایک چیز نہیں پہنچائیں گی کہ کس طرح ہماری مائیں اگر خود وہ ناراض بھی ہوتی تھی تو وہ ہمیں کہتی تھی کہ چچا کو سلام کرنی ہے، دادا کے پاس جانا ہے، فلانی فلاں کو ایسے کرنا ہے. لیکن آج کل صرف ایک فیملی ہے جس میں ماں باپ ہیں، بچے ہیں، دیٹس اٹ. یا پھر مدر چاہیں گی وہ اپنے فیملی کو ساتھ لے کے چلیں، فادر چاہے گا. تو کہیں نہ کہیں ہماری آج کی عورت میں بھی یہ چیز ہے جو خلا پیدا ہوا ہے خاندانوں میں. تو کچھ میڈیا کا بھی قصور ہے اور کچھ اخراجات بھی کسی حد تک ہے. باقی دور ایڈوانس ہے، اے آئی کا دور ہے، تو یہ ساری چیزیں تو ہونا لازمی ہے. لیکن ہم کسی حد تک اس کو، جس طرح کے سیمسنگ صاحب کے پروگرامز ہوتے ہیں ہر ایشو پہ آواز اٹھاتے ہیں، تو اس طرح کے پروگرامز ہوں جب اویئرنیس دی جائے کہ دوبارہ انسان چونکہ ایک کہتے ہیں نا معاشرتی حیوان ہے، وہ اکیلا نہیں چل سکتا. اپنی فیملی میں بچہ کتنی حد تک ماں باپ یا بہن بھائیوں کے ساتھ رہے گا، اس کو ضرورت ہے رشتوں کی، چچا کی، تایا کی، دوسرے لوگوں کی. اسکول جائے گا تو اس چیز کی اویئرنیس میرے خیال میں ایسے پروگرامز کے ذریعے آگاہی کے طور پر ہونی چاہیے تاکہ جو ہمارا ایک بگاڑ آ گیا معاشرے میں وہ ختم ہو. جی تھینک یو سو مچ. میں نینسی صاحبہ کی طرف آؤں گی اور ان سے گزارش کروں گی کہ اپنا مختصر تعارف جو ہے وہ ہمیں بتائیں. سب سے پہلے سب پینلسٹ کو میری طرف سے بہت بہت سلام، اور سب سے بھائی تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اور میرا نام نانسی ہے اور میرا تعلق پاکستان کے مشہور کیتھولک گاؤں مریم آباد سے ہے، اور میں نے کوئٹہ میں 5 سال ایز اے پرنسپل بھی کام کیا ہے. آج کل لنڈن میں سٹن کالج میں پڑھا رہی ہوں اڈلٹ ایجوکیشن. تھینک یو. نینسی صاحبہ، یہ جو آج کل رشتوں میں تناؤ ہے، رشتوں میں محبت اور خلوص کیسے پیدا ہو؟ اس میں تھوڑے پریکٹیکل سٹیپس لینے پڑیں گے ہر خاندان کو، خاندانی طور پہ انڈیویجولی. ہر خاندان کو یہ نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ سارا وقت چرچ کو بلیم کر دیں، یا کسی انسٹیٹیوٹ جیسے اسکول ہے اس کو ہم کہیں جی اسکول میں نہیں پڑھا رہے، یہ نہیں کر رہے، چرچ والے نہیں سکھا رہے. تو کیونکہ جو کسی بھی معاشرے میں جو فیملی ہے، خاندان ہے، وہ تو بیسک ہوتی ہے، بیسک ہے. تو اس کی جو سب سے جو سینٹرل پاور اور جو اس کی روح ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے. لہٰذا عورت کو ویسے بھی خدا نے مولڈ کرنے کا یا دوسروں کو کنونس کرنے کا تھوڑا زیادہ گفٹ دیا ہوا ہے، تو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اس کے لیے ہم یوں کر سکتے ہیں کہ اپنے خاندانوں میں جیسے بچے جو آج کل جیسے بہت وہ ہو رہے ہیں، میڈیا سے بہت زیادہ انفلوئنس ہیں، تو اس میں ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ جو گھر میں بچے ہمارے پاس ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ جو ویری پازیٹیو ہو، رسپیکٹ سے ان سے بات کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو ایک دم سے ہم ان کو کہہ دیں او نہیں یہ تو نہیں صحیح ہے. مطلب تحمل سے، پیار کے ساتھ. تو آپ کیونکہ مدر ٹریزا کہتی ہے نا کہ جب آپ فیملی میں ہیں تو یہ جو آپ دلوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو، تو جب آپ دلوں کو نرم بنانا چاہتے ہیں جو کہ سینٹرل ہے کسی بھی فیملی کے لیے، تو پھر دوسروں کے ساتھ نرمی سے بات کرنا پڑے گی، چاہے وہ ہمارے سے بہت بڑے بھی ہوں، ہمارے سے چھوٹے بھی ہوں. رسپیکٹ ویری امپورٹنٹ میرے نزدیک. دوسرا یہ کہ تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے، دوسروں کی رائے کو بھی سن لینا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اپنا رویہ ہے یا ہمارا جو اپینین ہے اس کو ہم اگر بتانا چاہ رہے ہیں دوسروں کو. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. جی ربیکا صاحبہ سے میں بات کرنا چاہوں گی. جی میم، اپنے بارے میں آپ کچھ بتائیں پلیز. جیسے آپ کو پتا ہے ربیکا میرا نام ہے، ربیکا فاران، اور پیشے کے لحاظ سے میں ٹیچر ہوں، استاد ہوں، اور ایک اسکول میں ایز اے پرنسپل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں، اور ماں بھی ہوں، پیار کرنے والی بیوی بھی ہوں یہ تو میرے ہسبینڈ ہی بتائیں گے، اور اچھی بہن ہوں، اور خاندان کے جو تمام رشتے ہیں وہ سارے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. بہت سے رشتوں کے ساتھ مل کے، کیونکہ آج رشتوں کی بات ہونی ہے، رشتوں کی ہے،
تو ان سارے رشتوں میں بندھی ہوئی میں ایک مسیحی خاتون ہوں۔ میں ناظرین کو ایک اچھی بات ان کی بتانا چاہ رہا تھا جو انہوں نے نہیں بتائی، کہ ان کے دادا جان جو ہیں وہ ایس پی سنگھا صاحب کے سیکٹری بھی تھے، اور اس حوالے سے اگر ہم کہیں کہ ان کی بیک گراؤنڈ ایک سیاسی سوجھ بوجھ بھی رکھتی ہے، اور ایک ان کے لیے ایک فخر کا باعث بھی ہے۔ جی تھینک یو سو مچ آپ کے اس خوبصورت تعارف کے لیے۔ یہ میرے لیے بہت باعث فخر کی بات ہے کہ میں ایسے شخص کی پوتی ہوں جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور وہ جتنی بھی اس وقت پہ کرسچن موومنٹس چل رہی تھیں اس میں وہ بہت ہی ان کا جو تھا کردار تھا، وہ بڑے ہی ایکٹیو ممبر تھے، اور ان کو ایک اس ٹائم پہ کامریڈ کا خطاب ملا تھا، کیونکہ ریلوے میں انہوں نے کام کیا تھا، اور ریلوے میں جب مزدوروں کے لیے ان کی تحریک چلی تھی اور وہ ہڑتال ہوئی تھی، سو اس میں اس بنا پر انہیں کامریڈ کا خطاب ملا تھا، سو وہ کامریڈ الفریڈ پرشاد کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ میم، خاندان کا متحد رہنا کیوں ضروری ہے، اور ایک خاتون خانہ جو ہے وہ خاندان کو کیسے جوڑ کے رکھ سکتی ہے؟ سب سے پہلے میں بائبل کی ایک ورس کوٹ کروں گی یہاں پر، کیونکہ جب ہم یہ باتیں کریں گے کمیونٹی کے لیے بات کرنی ہے، ہم نے اپنی کمیونٹی کے لیے، جس میں آج آپ کا جب آپ نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا کہ مستحکم خاندان میں خواتین کا کردار، اور آپ کا یہ جو سوال ہے، تو اس سلسلے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی، کیونکہ میری والدہ وہ خود ٹیچر تھیں اور وہ ہمیشہ ہر بات میں امثال کی کتاب کو بہت وہ رکھتی تھیں، اور بار بار ہمیں بھی وہ کہتی تھیں امثال پڑھو اور سارا، سو میں اس میں سے امثال 14 باب اس کی پہلی آیت ہے، دانا عورت اپنا گھر بناتی ہے پر احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتی ہے۔ سو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کرے، پاک کلام کے حساب سے کرے، کہ جب وہ خداوند کے خوف میں رہے گی، اور جب اس کی شادی ہونی ہے، اس نے اگلے گھر جانا ہے، تو ہماری جو مسیحی جو ہماری اقدار ہیں وہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں، ہمیں پاک کلام کیا کہتا ہے کہ ایک جو عورت ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے گھر بنانے۔ سو امثال میں ہی میں پھر کوٹ کروں گی، امثال میں سے اس کا جو لاسٹ چیپٹر ہے امثال کا، وہ ہے 31 چیپٹر ہے، اور جب میری شادی ہوئی تو میری والدہ نے مجھے لکھ کے بھیجا کہ یہ چیپٹر تم نے روزانہ پڑھنا ہے۔ سو میں ابھی بھی ہر مسیحی لڑکی کو اور ہر ماں کو کہوں گی کہ وہ اپنی بیٹی کو کہے کہ یہ امثال کا چیپٹر 31 جو ہے وہ روزانہ پڑھے، اس کی 10 آیت 31 آیت تک ہے سگڑ بیوی، اور اس کے بعد میں پھر ایک اور آیت کوٹ کروں گی، تیتوس 2 باب 3 تا 5 آیت اس طرح ہے، اس میں ہر طرح کی خاتون جو ہے اس میں آ جائے گی، اسی طرح بوڑھی عورتوں کی بھی وضع مقدسوں کی سی ہو، تہمت لگانے والی اور زیادہ میں پینے میں مبتلا نہ ہوں بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں، تاکہ جوان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شوہروں کو پیار کریں، بچوں کو پیار کریں، اور متقی اور پاک دامن اور گھر کا کاروبار کرنے والی اور مہربان ہوں، اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہیں تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ۔ سو یہ تمام باتیں ابھی میں مس نینسی کی جو بات تھی، انہوں نے فیملی یونٹ اس پہ آؤں گی کہ انہوں نے اس کو اہمیت دی، میں اس بارے میں کہوں گی کہ فیملی یونٹ جو ہے اور اس میں ماں کا جو کردار ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، جیسے ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں کوئی ڈبیٹ کی تیاری کہ ماں کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، سو یہ بہت ہی اوتھینٹک قسم کی ایک جس کو کہنا چاہیے فارمولا ہے جس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اس بات پہ کریں، آج کل کیا مائیں کرتی ہیں، چلو جی اسکول جاؤ، اس کے بعد ٹیوشن بھیج دو، سارا دن بچہ باہر پھر پھرا کے اس کے بعد گلیوں میں پھر کے
माँ का किरदार कहीं नहीं। सो माँ का किरदार जो है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है कि वो अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की, और बेटियों के साथ साथ अपने बेटों की भी तरबियत करे। क्योंकि सिर्फ औरत नहीं, मियाँ बीवी दो दो, कहते हैं ना, दो पहिए हैं गाड़ी के। सो दोनों पहियों को बराबर का होना है। एक की हवा कम होगी तो गाड़ी फिर बैलेंस नहीं चलेगी। सो अपनी वो उस माँ ने अपने दोनों औलाद, दोनों बेटे और बेटी दोनों की तरबियत ऐसी करनी है कि जब वो इस काबिल हों कि घर बसाने वाले हों, तो वो फिर उस घर को कायम करने वाले। और उसमें से हमें पाक कलाम बार बार, हम पौलुस रसूल के खतूत पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा एक शादीशुदा औरत के लिए क्या है, एक शादीशुदा मर्द के लिए क्या है, एक जवान बेटे के लिए क्या है, बूढ़ी औरतों के लिए, बूढ़े मर्दों के लिए क्या है। तमाम हदायत उसमें दर्ज हैं। अगर मैं वो सब बयान करने लगूंगी तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। सब बेहतर यही है कि हम सबसे पहले अपने पाक कलाम को अपने घरों में, अपने बच्चों में, और खास तौर पर उन आयात को। और सबसे बड़ी बात है खुदा मोहब्बत है। अभी मिस नैन्सी ने बात की थी, तहम्मुल और बर्दाश्त सबसे बड़ी बात है। और जब एक लड़की, जब सोचे कि जब ब्याह के दूसरे घर में जाती है, तो वो ये सोचे कि अपने घर में भी उसके डिफरेंसेस अपने बहन भाइयों से हो जाते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, माँ बाप से की कई बातें, कही बातें भी बुरी लगती थी। तो जब वो अगले घर में जाएगी तो वही है, वही सारी वो है। अगर कोई बात बुरी लगती है तो जैसे माँ बाप की बात बर्दाश्त करते थे तो वहां भी बर्दाश्त करें। जैसे अगर वहां पे बहन भाइयों को तो पलट के जवाब दे लेते थे, पर वहां पे थोड़ा सा अगर हम मुंह बंद रखेंगे तो कहते हैं खामोशी हजार बलाएं टालती है, तो बहुत सी बलाएं इससे भी टल जाती हैं। सो और दूसरी ये बात ये कि जब सास बने, अभी मैं बनी नहीं, अनकरीब बन दूंगी, तो सास बने तो मैंने अपनी वालदा को देखा था। वो कहती थी स्पेस दें। जब मैं अपने बेटे के घर जाके उसके उसके चाह में उसके लिए पराठा बना सकती हूँ, तो मैं अपनी बहू के लिए क्यों नहीं पराठा बना सकती। और अगर किसी टाइम पे मैं भी बिजी हूँ तो हम उनको स्पेस दें, उनका करें कि मतलब ये नहीं कि हम उनके ऊपर तारी हो जाएं कि हो क्यों नहीं मुझे कर रहे। तो तवक्कुआत, सबसे बड़ी बात ये कि कम से कम तवक्कुआत रखें। जितनी आप तक तवक्कुआत रखेंगे उतने आपको फिर दिल की आजारी होगी। सो थैंक यू। आगे अगर कोई बात होगी तो मैं फिर उसमें जरूर हिस्सा लूंगी। जी सारा, काइंडली आप अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज। जी, थैंक यू सो मच सर सैमसन का और मैम शबाना का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकूं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं सारा सुहेल हूं और आई एम फ्रॉम सियालकोट। आई एम मदर ऑफ 3 kids एंड आई एम वर्किंग एज एन एडवाइजर फॉर BYU पाथवे वर्ल्ड वाइड एडवाइजिंग टीम। और मैंने ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी आइडाहो से भी बहुत से कोर्सेज किए हैं। तो ये छोटा सा मेरा इंटरव्यू था। जी सारा, खानदानी इक़दार को बरकरार रखने के लिए अव्वल और बुनियादी कुलिया क्या है? जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि खातून के बारे में, कि औरत जो है वो खानदान को मुस्तहकम रखने में, उसको जोड़े रखने में एक अहम किरदार अदा करती है। तो मैं समझती हूँ जो एक औरत होती है वो एक घर का हार्ट होती है, दिल होती है वो पूरे घर का। और कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। और अगर औरत घर से एक अपने बच्चों को अच्छी मॉरल वैल्यूज बताए, उनको बताया कि किस तरह उन्होंने अपने बड़ों की इज्जत करनी है, किस तरह उसने वो सिखाए कि किस तरह बच्चों को आपस में मिलजुल कर इत्तेफाक से रहना है, तो घर जो है वो कदरे बेहतर हो जाएंगे। जिस तरह के आजकल के हमारा माहौल है, फैमिलीज में यूनिटी नहीं है और बिखरे हुए हैं सब लोग। तो ये अगर यूनिटी हम चाहते हैं हम अपने खानदानों में, तो एक औरत को सबसे पहले खुद एक अच्छी एग्जाम्पल देनी है। अगर वो खुद एक अच्छी एग्जाम्पल देगी, उसकी एक अच्छी एग्जाम्पल में क्या क्या शामिल होना चाहिए, उसकी एक अच्छी एग्जाम्पल में शामिल होना चाहिए कि वो सबसे अनकंडीशनल लव होना चाहिए, कि सबसे बगैर किसी लालच के वो सबसे प्यार करे, जिसमें उसके सारे रिश्ते आ जाते हैं।
پھر عورت کو ریلیجیس ہونا چاہیے. اگر عورت ریلیجیس ہوگی تو وہ اس کو پتا ہوگا کہ اس کا ایمان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے. اور کوئی بھی مذہب جو ہے وہ بری چیزیں نہیں سکھاتا، مذہب ہمیشہ ہمیں اچھائی سکھاتا ہے. تو جب عورت ریلیجیس ہوگی تو وہ اپنے بچوں کی تربیت ریلیجیس وے سے کرے گی، اپنے بچوں کی اچھی طریقے سے تربیت کرے گی. جب بچوں کی اچھی تربیت ہوگی تو وہ بڑوں کی عزت کریں گے. پھر آ جاتی ہے بات کہ عورت کو گھر میں رہتے ہوئے ایک بگ فیملی میں رہنا ایک آسان کام نہیں ہوتا. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم اتفاق نہیں کرتے، اور بہت سے کانفلکٹس ہوتے ہیں بگ فیملی میں رہتے ہوئے. تو عورت جو ہے وہ ان کانفلکٹس کو ختم کرنے کے لیے اسے ایک ایسا شخص ہونا چاہیے، ایک ایسا پرسن ہونا چاہیے کہ سب اس کے پاس آئیں اور وہ اپنے آزادانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے والے بنے. اس کا رویہ، اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے پاس سب آئیں، اور دوستانہ اس کا رویہ ہونا چاہیے سب کے ساتھ. دوسرا، اسے صلح کرانے والی ہونا چاہیے، مطلب شی شوڈ بی اے پیس میکر. اسے امن کے ساتھ، صلح صفائی کے ساتھ جو ہے وہ سب کے ساتھ رہنا چاہیے. تو اگر میں کہتی ہوں کہ یہ چیزیں ایک عورت میں ہوں گی تو اس کا جو خاندان ہے وہ جڑا رہے گا، اور اس کا خاندان کو جوڑنے میں اگر اس کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی تو خاندان کو جوڑنے میں اس کا ایک اہم کردار وہ ادا کر سکے گی. میں تھوڑا سا سارا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بہو بھی ہو ایک، ٹھیک ہے، خدا کرے گا جب جی کہیں بچے جوان ہوں گے تو پھر آپ ساس بھی بنیں گی. ابھی بیفور ٹائم کہ یہ ساس اور بہو کا جو رشتہ ہے بہتر کیسے ہو سکتا جی، یہ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ ساس اور بہو کا رشتہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے. ہاں ہاں ساس اور بہو کا رشتہ صرف اسی صورت میں بہتر ہو سکتا ہے جب ساس جو ہے وہ اپنی بہو کا احساس کرے. تو ساس اور بہو کا رشتہ بہت بہتر ہو سکتا ہے جب وہ سمجھے کہ ساس بھی کبھی بہو تھی، جب وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے کہ اس کے جب وہ ایک بہو تھی، اس کی نظریات کیسے تھے، وہ چیزوں کو کیسے ہینڈل کرتی تھی، وہ اس کو چیزیں کیسے نظر آتی تھی سب. تو میں کہتی ہوں بہت ہی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. یہاں پہ میں یہ بھی آپ سب کو بتانا چاہوں گی کہ جو میری ساس ہیں وہ خداوند کا شکر ہے بہت اچھی ہیں، اور وہ میرا بہت ساتھ دیتی ہیں. جس طرح میں جاب بھی کرتی ہوں ساتھ، برنگھم ینگ یونیورسٹی آئیڈاہو سے پڑھتی بھی ہوں، ساتھ ساتھ سرٹیفکیٹس بھی گین کرتی ہوں، کورسز بھی کر رہی ہوں وہاں پہ. تو میری ساس جو ہے نا وہ مجھے، اگر میں کہتی ہوں کہ یہ سب کچھ میں کر رہی ہوں تو میں اپنی ساس کی وجہ سے کر رہی ہوں، کہ میری ساس میرے ساتھ بہت کوآپریٹیو ہے. خدا انہیں صحت تندرستی عمر کی درازی دے، اور اسی طرح وہ میرے ساتھ کوآپریٹیو رہیں. جی شبانہ صاحبہ. جی جی نینسی صاحبہ، کیا نئی نسل خاندان کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھتی ہے؟ میں اس کو کہوں گی 50% سمجھتے ہیں، کیونکہ بچے جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے بھی جب ہوتے ہیں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. جیسے ہسبینڈ اور وائف جو ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں، جو ریلیشن شپ ان کے درمیان ہوتا ہے، وہ اس کو بہت نزدیک سے دیکھتے ہیں، اور وہ ان کو افیکٹ بھی کرتا ہے. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس آپس میں رسپیکٹ دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو بہت رسپیکٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کی جو بات ہے وہ سنتے ہیں، پھر مشورہ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں پھر بچے میں شروع سے کیلکولیٹ یا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہاں، جہاں تک آج کل ہم میڈیا انفلوئنس کی بات کر رہے ہیں کہ بچے اس سے انفلوئنس ہو کے، تو شاید وہ ہماری جو ویلیوز ہیں یہ اس کو نہیں جانتے. یہ میرا نہیں خیال کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں 100%، کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے اپنی فیملی میں یا اپنے جو براڈر فیملی، میرے بھائی بہن اور جو بھی، ان میں یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی وہ کنیکشن باقی ہے. اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ پہلے کرنتھیوں میں لکھا ہے نا کہ جو ہمارا مسیحی جو محبت ہے وہ صرف فیلنگ تو نہیں ہوتی، ایکشن ہوتا ہے نا، کہ ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، کیسے ہم ان کو دکھا رہے ہیں کہ ہم ان کی کیئر کر رہے ہیں، ہم ان کو پیار کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ سکسیسفل ہوں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے جب تک ہم، جیسے بھی کسی بھی خاندان میں، جب تک ہم یہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے کہ اگلا بندہ جو میرے ساتھ رہتا ہے، جو میرے ساتھ بات کرتا ہے، وہ میرے سے مختلف ہے،
उसमें मुख्तलिफ क्वालिटी हैं, उसमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। जिस दिन हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि अगला बंदा या दूसरा बंदा, जैसे अभी पहले हम बात कर रहे थे सारा से के सास और बहू, तो जिस दिन हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि दूसरा बंदा जिसके साथ मैं रहती हूँ या रहता हूँ वो मेरे से मुख्तलिफ है, तो फिर सोचने का जो ढंग है वो बदल जाएगा। और जैसे जैसे ये पॉजिटिव होगा, फिर हम ये ट्रांसमिट कर रहे हैं अपने बच्चों को। तो मेरा ख्याल है अभी भी देर इज़ होप, क्योंकि हम जो क्रिश्चियन हैं हम तो उम्मीद पे जिंदा है ना कि खुदा जो है वो तो किसी वक्त भी इंटरवीन कर सकता है, वो कर सकता है। और अभी भी जो मदर्स हैं या किसी भी रोल में, जैसे बहन हो, वाइफ हो, मदर इन लॉ हो, तो अपने तौर पे वो अपना कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। हाँ, एवरी नाउ एंड देन एक्नॉलेज करना और उनको इनकरेज करना, आई थिंक उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आज ये पैनल बहुत अच्छा है कि आपस में भी हम एक दूसरे को भी इनकरेज कर रहे हैं, एक दूसरे की बात भी सुन रहे हैं। और जो लोग हमें देख भी रहे हैं या बाद में भी प्रोग्राम को देखेंगे, होपफुली ये हमारा मैसेज ज़रूर उन तक पहुंचेगा। थैंक यू। रुबैका साहबा, खानदान के टूटने और दूरियां पैदा होने की वजूहात क्या हैं, और इसमें औरत क्या रोल अदा कर सकती है? खानदान के टूटने और बिखरने में एक तो जो मैं देखती हूँ फैक्टर्स, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स को भी मैं डील कर रही होती हूँ, तो बहुत से ब्रोकन फैमिलीज हैं जहाँ पे मैं जिस तबके के साथ मेरा ताल्लुक है, मेरे पास और क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं और मोस्टली ब्रोकन फैमिलीज के आते हैं। एक तो एजुकेशन की कमी है हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में, अनफॉर्चुनेटली। पढ़ा लिखा तबका है, जो पढ़ा लिखा है वो बहुत है, लेकिन जो नहीं पढ़ते, जैसे अब हम कहते हैं लड़कियां हमारी पढ़ जाती हैं, लड़के नहीं पढ़ते, फिर वो क्या होता है, वो जल्दी से शादियां कर लेते हैं, कम उम्री की शादियां। ये मैं फैक्टर्स बता रही हूँ जो आप खानदान टूटने की बात कर रही हैं। और फिर क्या होता है कि इकोनॉमिकली उनके ऊपर बर्डन आ जाते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं दो तीन, उनको इस सही तरह से, फिर वो उनमें आपस में डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। और उसमें सब में जो इन सारे फैक्टर्स में एक फैक्टर फिर जो एक आता है, वो आता है कि मजहब से ला इल्मी, कम से कम, बस नाम के क्रिश्चियन जिनको हम कह लें, जो प्रॉपरली जिनको नहीं पता, जिनके पेरेंट्स ने भी उसके लिए, पेरेंट्स ने भी नहीं उनको कभी बताया कि भी आपने कैसे करना है, एक माहौल, फिर हम बात होगी एक फैमिली यूनिट, एक घर का माहौल जो है वो बहुत अहमियत रखता है। एक अच्छी माँ, एक अच्छा बाप जब अपने बच्चों को तरबियत देगा, एक फैमिली खानदान में रहेंगे जहाँ पे दादा दादी के साथ नाना नानी है, अगर कंबाइंड फैमिली में, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो काफी अरसा हम जॉइंट फैमिली में रहे, तो उसमें फिर यही है एक दूसरे को तहम्मुल, बर्दाश्त, बच्चों के साथ हम ये करते थे कि अगर ताई ने जो है, उनकी जो बड़ी मामा है बच्चों की, उन्होंने वो डांट रही हैं, कुछ कह रही हैं, तो हम नहीं, क्योंकि मैं देवरानी थी, हमने नहीं कुछ भी कहना बच्चों को, इसलिए कि वो बड़ी हैं, वो कह रही है, उनका हक है। और इसी तरह से फुप्पो ने कहा, और अगर बच्चे आपस में लड़े हैं, एक और बात आ जाती है, जब बच्चे लड़ते हैं तो फिर वो बड़ों तक लड़ाई जाती है और वो बहुत आगे तक चली जाती है। सो कभी बच्चों ने आपस में, जाहिर है बच्चे जब खेलेंगे वो तो लड़ेंगे, तो जब बच्चे आपस में लड़ते थे तो हम बच्चों को कहते थे भी ये आपकी लड़ाई है, आपने आपस में करना है, आपकी वजह से, हम बड़ों ने नहीं अपने ताल्लुकात खराब करने। और बड़े भी हो गए जब, तो बड़े होके भी कजन्स आपस में कभी जाहिर है डिफरेंसेस हो जाते हैं, तो फिर भी अभी भी हम उनको ये कहते होते हैं भी आप लोगों की वजह से, हम बड़ों ने नहीं, अपने अपनी जो है, आप अपने खुद ही जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको सॉल्व करें। और सबको पता है, देखें, जब रहते हैं, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी थिंकिंग है, और उसमें रहने का यही है कि बर्दाश्त, तहम्मुल। और एक और बात जो है, खानदान टूटने की बात जो आती है, कि हम जो बातें इधर से उधर, अगर किसी ने अपने दिल की बात आपसे की है,
नन ने भावत से कर दी, या देवरानी ने जेठानी से, या सास ने बहू से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब उस बात की हम मशहूरी करते फिर। अगर कोई अपने दिल की बात, अपने कोई दिल का हल्का करता है आपसे, तो मैं फिर से अपनी वालदा के लिए बहुत ये कहूंगी कि जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरी वालदा ने कहा कि देखो, एक जॉइंट फैमिली में जा रही हो, 100 लोग आपसे बात करेंगे, कोई अपने दिल की बात, हर एक की बात सुनो, और सुन के अपने बस पेट में रख लो, आगे नहीं किसी को पहुंचानी ये बात। मैंने इस बात को अपने, और यही बात जो है, छोटी छोटी ये है, जब हम कोई ना कोई कहते हैं, आजकल हम कहते हैं जी हैक्स हैं जिंदगी, ये हैक्स हैं हमारे जिंदगी गुजारने के, ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, जो कि हमने जिंदगी गुजारने के लिए, जो हमारे बड़ों ने हमें बताई। और जाहिर है मैं ऐसे घर में पली बड़ी जहाँ पे मतलब सभी इकट्ठे रहते थे, दादी थी, चचा थे, फुप्पो थे, सब आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आ रहे हैं जी, बाल नहीं कटाने, हाँ जी, अब वो चचा ने कह दिया बाल नहीं तो नहीं कटाने, बस हो गई बात, डन होगी। फिर ये कि अगर बड़ों की आपस में हुई है, कोई रंजिश हुई है, कोई तल्ख कलामी हुई है, तो वालदा हमारी कहती थी बच्चों का कोई काम नहीं, या बड़े हमारे जितने वालिद साहब कहते थे बच्चों का कोई काम नहीं बीच में, आपने तो, आपके तो वो चचा हैं, फुप्पो हैं, रिश्ता है, एक्सटेंडेड फैमिली है, जो भी है, तो आपने, आपका तो कोई काम ही नहीं बनता। तो अगर हम इन बातों को अपने बच्चों में, औलाद में, जब ये बातें मेरे बुजुर्गों से मुझ में आई, और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मुझे, जब मेरी शादी हुई तो मेरी सास तो नहीं थी हयात, लेकिन मुझे अच्छे नंदे मिली, अच्छी जेठानी मिली, अच्छे जेठ मिले, अच्छे ससुर मिले, मुझे अच्छे शौहर मिले, जो कि मेरे साथ साथ मतलब प्यार करने वाले, और मेरे साथ मिलके। तो और दूसरा, मैंने अपने घर में देखा कि जब मेरी वालदा भी वर्किंग लेडी थी, मेरे वालिद साहब भी काम करते थे, पाकिस्तान टाइम्स में वो काम करते थे, कैमरा सेक्शन के इंचार्ज थे, तो घर में दोनों मिल के काम करते थे। ये नहीं कि ये औरत का काम है इसलिए औरत नहीं करना है, ये नहीं। और जो है, जो भी मतलब पेरेंट्स हमारे, उनकी जो सैलरीज थी वो घर में इकट्ठी, ना मेरी वालदा ने कभी कोई चीज छुपाई मेरे वालिद साहब से कि ये छुपानी है, इतने पैसे छुपा देने हैं, करने हैं। जब हम ये चीजें छुपाते हैं और ये करते हैं इस तरह से, तो फिर जो है खामियां जो हैं वो बढ़ती हैं। उसके बाद यही हाल मैंने, मेरी शादी को 35 इयर्स हो गए हैं, और खुदावंद का शुक्र है। और मेरे और मेरे हस्बैंड, हम यही है कि हमने जो कमाना है, हमने जो खर्च करना है, एक घर में आना है, हमें पता है हमने अपने घर की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए करना है। कोई बात ऐसी नहीं है जो कि हम छुपाएंगे, करेंगे। और ये चीजें हैं, अगर हम ये, मैं सिर्फ ये चीजें इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इन छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर वो बातों को हम बड़े तरीके से, और खुदावंद में दानाई, रोज दुआ करें कि खुदावंद हमें हिकमत दानाई दे, हमारे खानदान को जोड़े रखें। और छोटी छोटी बातें किस में नहीं होती, क्योंकि दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं मियाँ बीवी जो आपस में, और अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलके रहेंगे, घर के कामों में मिलजुल के करेंगे। ये मेरे मेरे हस्बैंड ने अपने पेरेंट्स को देखा कि मिलजुल के किया, मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, आगे हम, अब मेरी औलाद ने देखा, मेरे खुदावंद के फजल से 3 बेटे हैं। तो और खुदावंद में उम्मीद करती हूँ अच्छे शौहर भी होंगे, और अभी उनकी शादियां नहीं हुई। रबैका साहबा, मैं आपसे ये एक पूछना चाह रहा हूँ कि आज फैमिली और ख़ानदानों में बड़ा मसाइल ये हैं कि बच्चियों के रिश्ते टूट रहे हैं, या उनकी बनती नहीं, तलाक की नौबत आती है, या बनती नहीं दूसरे माने में, कि वो बगैर देखे या कैसे, उसकी वजह क्या नज़र आ रही है आपको, कि जो हर दूसरे तीसरे घर में ऐसा है कि जी बन नहीं पा रही अपने शोहर से या लड़की से, या इस तरह से, क्यों इस तरह से हो रहा है, कोई वजह क्या? वजह उसमें एक फैक्टर तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि जब वो आती है, ब्याह कर आती है, तो
वो अपने साथ अपने बड़े ढेर सारे ख्वाब लेकर आती है। और अगर उसको ये उसकी माँ समझा के भेजे कि बेटा जिस घर में आप जा रहे हो वहां पर आपने मिलके रहना है, और जहाँ पे जा रहे हो अगर सास ससुर दोनों हयात हैं तो जैसे मैं बताएं कि जैसे आपके माँ बाप हैं वो भी आपके माँ बाप हैं, फिर माँ बाप बनते हैं। फिर ये है कि देखें, फिर मैं बात करूंगी कि ये माओ का है कि नहीं। फिर बेटियां जो हैं वही बात है कि बर्दाश्त इधर उधर की लगाई बुझाई में नहीं आना है, और जो है अब कंटेंटेड भी होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात जो मेरे भी एक्सपीरियंस में है कि ये जो मोबाइल है, मतलब हर बात जब औरत अपने माँ से या बाप से शेयर करती है छोटी छोटी, क्या ये मोबाइल या इस तरह से फैमिली के ब्रोकन या टूटने में रोल नहीं है? तो माँ को क्या कहेंगे आप ये अब उस बहू को कि छोटी छोटी बात जो है वो शेयर करती है, हर चीज शेयर करती है अपनी माँ से? मोबाइल का जी। मोबाइल का कसूर नहीं है इसमें। देखें, फोन तो पहले भी थे घरों में, मोबाइल का कसूर नहीं है। वही बात मैं बताऊंगी कि देखें हर छोटी छोटी बात, अगर उसने अपनी माँ को देखा है कि वो हर बात अपनी बता रही है जाके, जैसे उसकी तरबियत हुई होगी फिर वो वैसे ही करेगी, क्योंकि जो वो देखेगी जो वो करेगी वो फिर करेगी। और अच्छी माएँ वो होती हैं जो अगर ऐसा हो तो मैं आपको सिंपल सी बताती हूँ। देखें, एकदम से अगले घर में जाकर एकदम से एडजस्ट होना टाइम लगता है। बहुत सी बातें हैं, जाहिर है वो आपके घर की तरह, बेशक आप सोच कर आए हो, वो आपके घर की तरह की नहीं होती। मैं असल में ये सारी बातें आप सारी एक्सपीरियंस्ड माएँ भी हैं, कुछ छोटी भी हैं हमारे साथ, लेकिन जब रिश्ते जांच पड़ताल नहीं की जाती या देख के नहीं किए जाते, चट मंगनी पट ब्याह वाला, फिर वो उसको खामंद ही ऐसा मिल जाता है, उस मोबाइल फोन कहाँ से आया, मतलब जिसको कहते हैं ना कि मोबाइल की चेकिंग करना बिल्कुल या बिल्कुल। मोबाइल पे नजर रखना, ये किससे बात कर रही है, किसकी आ गई, चाहे कजन की आ गया फोन तो वो भी शक से ही देखना। तो ये सारे मामला तो बड़े सारे, क्योंकि हमारा काम कम्युनिकेशन भी है मेरा, मैं ये इस तरह का भी लोगों के साथ करता हूँ, तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। रबैका साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। शबाना साहबा, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप माशाल्लाह कॉलमिस्ट भी हैं, आपका इस्लामाबाद सियालकोट एक्सपीरियंस एक बड़ा एक्सपीरियंस है। आप क्या सोचती हो कि ये एक लड़की जो है, या आप बड़ा मुतालिया भी करती हैं, ये जो आए दिन हम एक फोर्स कन्वर्जन भी सुनते हैं, मेरा ख्याल है आपको मैं इस तरह का सवाल करूं, आप उसके पीछे क्या देखते हो? जी, ये जो फोर्स कन्वर्जन है, इसमें बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें इस तरह से नहीं होता, बल्कि लड़कियां जो हैं उनकी तरबियत ही नहीं होती, और वो हम्म। बाद में इसको फोर्स कन्वर्जन का नाम दिया जाता है। 95 केसेस जो हैं वो जो है लड़कियां खुद अपनी मर्जी से ये सारा कुछ नहीं, यहाँ कर। कहाँ किसकी कमजोरी है, ये असल में हमने जाना है कि हमने जिसकी कमजोरी है उसकी निशानदेही करनी भी बड़ी बिल्कुल जरूरी होती बिल्कुल, है। इसमें तरबियत ना होने, तरबियत की कमी है। देखिए हमारी फैमिलीज में जब लड़कियां बड़ी होती हैं या उनको ये तरबियत की जाती है कि हमने कैसे रहना है, कैसे उठना बैठना है, हमने अपने मजहब में जो है वो किस तरह मजबूत रहना है। तो जब इस तरह की चीजें जिन फैमिलीज में नहीं होती, तो वहाँ की जो लड़कियां हैं वही इस तरह के कदम उठाती हैं। मैं अगर अपने बारे में कहूँ तो मैं जब कॉन्वेंट में पढ़ती थी तो सिस्टर एन थी, तो उन्होंने एक लेक्चर में हमें कहा कि ये जो हमारा बदन है ये खुदा की हैकल है। और उस वक्त से, 7th क्लास में थी मैं तब, तो उस वक्त से मेरे माइंड में यही बात जो है वो कहीं के एक तरह से समो गई। और मैं जब भी कहीं जाती थी तो मेरे माइंड में ये बात होती थी। और दूसरी बात ये होती थी कि जब हम मजहब के बारे में सुनते थे, बैठते थे, उसके बारे में बात करते थे, तो हमें वो इंफॉर्मेशन मिलती थी कि हमने बाहर जब निकलना है तो बाहर जाके लोगों से कैसे मिलना है।
میں نے رینجرز پبلک اسکول میں 12 سال پڑھایا تھا، اور پھر اب میں نے دوبارہ ری جوائن کیا ہے۔ تو وہاں پہ مجھے لوگ کہتے تھے کہ ہم نے اس طرح کا ایمان اور کردار نہیں دیکھا۔ جب ہوں۔ ہم باہر نکلتے ہیں ہمیں ایک مثال ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں یہ فورس کنورژن اور یہ بعد کی باتیں ہیں۔ یہ اس طرح سے بہت کم کیسز میں ہوتا ہے، اصل میں لڑکیوں کی تربیت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ کیسز ہمارے تو سامنے اگر میں کہوں کہ شبانہ بڑی روایتی سی لڑکی ہے، وہ ہر چھوٹی چیز کو مذہب میں تلاش کرتی ہے، تو ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ سسٹر جانسی، آپ دیکھیں پیرنٹس کافی سارے اپنی جوان بیٹیوں کو، پاکستان میں بھی ہے یہاں بھی ایسے ہی ہے، کہ وہ لے کر نہیں جاتے ہیں۔ اگر لے کے جاتے ہیں تو ان کا جیسا مائیں ڈریس بڑا بڑا عجیب و غریب ہے، بھارتی ڈریس نہیں آتا، وہ بچیاں بھی اسی طرح کرتی ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے اس کی بجائے ہم ادھر جائیں کہ بچوں کو ایک چرچ نہ لے جانا بھی کسی حد تک، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی بلڈنگ کریکٹر بلڈنگ میں کوئی کچھ آتا ہے کہ وہ گیدرنگ نہیں، یا دعا پریئر یا لوگوں سے نہیں ملتے؟ میں جو تھوڑا سا شیئر کروں، کیونکہ آپ کا ایک جو بیک گراؤنڈ ہے کسی بڑا ایک ریلیجس بیک گراؤنڈ بھی ہے، جی تو کئی جگہ پہ ہمارے نوجوان جو بچے ہیں نا، وہ چرچ میں بھی سنسیئر نہیں ہوتے، ہاں جی جس کی وجہ سے بچیوں کو کافی ساری دقت ہوتی ہے، اور والدین اپنی بچیوں کو لے کے نہیں جاتے۔ کیا ایسا ہے؟ کیا کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی جی۔ میں پہلے وہ شبانہ جی کی بات کو تھوڑا سا ایڈ کروں گی کہ کنورژن کی طرف کیوں پاکستان کانٹیکسٹ میں زیادہ بچیاں ہماری جا رہی ہیں۔ ہوں۔ ون آف دا ریزن تو وہ ہے کہ جو ویلیوز ہیں کرسچن ویلیوز وہ نہیں دی جا رہی۔ اس کی بھی دو ریزن ہو سکتی ہیں، پیرنٹس یا تو دونوں پیرنٹس گھر میں نہیں ہوتے، کام کر رہے ہیں دا ہول ڈے، پھر وہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو بچیاں ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنا انکریز وہ ان کا کریز ہو گیا کہ فلاں نے ایسے کپڑے پہنے ہیں، میرے پاس بھی ایسے ہونے چاہیے، ڈیزائنر کلوتھس اور دس۔ اور میرا خیال ہے کہ پاکستانی کانٹیکسٹ میں جو ہماری بچیاں ہیں، پور پیرنٹس سم ٹائمس وہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ میں ہر ایونٹ کے لیے بھی جس کے دیکھیں 5-6 بچے ہیں یا ان میں 5 لڑکیاں، 5 لڑکیوں کو اب ہر ایونٹ کے لیے تو وہ کپڑے نہیں لے کے دے سکتے نا۔ تو ون آف دا ریزن یہ بھی ہے کہ فائنینشلی جو پیرنٹس ہیں پاکستانی کانٹیکس میں، اس کی وجہ سے بھی جاتے ہیں۔ پھر لڑکیاں ظاہر ہے ان کو آفر کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آؤ، ہمارے مذہب میں آؤ، ہم آپ کو یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے۔ تو ایک وہ ہوتی ہے ایلوسینیشن ہوتی ہے، فیسینیشن ہوتی ہے، فیسینیٹ ہو کے جاتے ہیں۔ بعد میں بہت سے کیسز میں موسٹلی جو ہیں وہ ریگریٹ کرتے ہیں کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا ہے۔ اب یہاں پہ جو انگلینڈ میں یا امریکہ میں، میری ایک بہن امریکہ میں رہتی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی میں کہہ سکتی ہوں کہ جو پیرنٹس ہیں ان کی ڈیوٹی ہے کہ بچوں کو ایٹ لیسٹ سنڈے کو چرچ لے کے جائیں، ساتھ لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے جب ہم گاؤں میں، جب ہم پرائمری اسکول میں یا جہاں بھی when I was growing up، تو میرے دادی دادا ہمیشہ کہتے تھے کہ جب ہم چرچ جاتے ہیں، ہم خدا کے سامنے جا رہے ہیں، تو موسٹ ڈیسنٹ ڈریس اپ ہمارا ہونا چاہیے۔ اور میں نے دیکھا اپنے دادی کو دیکھا کہ سیٹرڈے کو وہ، کیونکہ میرے دادا کے وہ وائٹ کپڑے پہنتے تھے، اور جو پگ ہے وہ بھی، اور اس کو بھی اسٹارچ لگانا، یہ کہ ایک قسم کی بہت تیاری ہوتی تھی دادی۔ اور ابھی بھی مطلب جو بھی میرے ابو ہیں، اماں، جو بھی میرے بہن بھائی چرچ کے لیے وہ کپڑے تیار کر رہے ہیں، استری کر رہے ہیں، مطلب ڈیسنٹ آپ نے جانا ہے۔ ادھر میں نے دیکھا ہے کہ موسٹ کیسز میں بچے جیسے اب کچھ لوگ مجھے کہیں گے او آئی ایم بیک ورڈس، لیکن آپ خدا کے سامنے جا رہے ہیں، شارٹس میں جا رہے ہو، تو سم ٹائمس انڈیسنٹ کلودنگ ڈزنٹ ہیلپ نو۔ تو پھر وہاں پہ جو ماں ہے یا باپ ہے اس کی تربیت پہ بھی سوال اٹھتا ہے۔ لیکن ایک جو پازیٹیو بات ہے ادھر انگلینڈ میں یا امریکہ میں، جن فیملیز کو میں جانتی ہوں،
कि एटलीस्ट बच्चे जो हैं पेरेंट्स के साथ चर्च जा रहे हैं, वो वहाँ पे बैठे हैं, जो भी प्रेयर अटेंड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके जहनों में जा रहा है, और वो उनकी ज़िंदगी में वक्ती तौर पे मे भी वो कहें कि ओ लंबा था, सर्विस बहुत लंबी थी, ये वो, पर इन द लॉन्ग रन आप देख लें, आप किसी भी ख़ानदान क्रिश्चियन में देख लें कि उनके बच्चे, जब उनकी बारी आती है शादी की, हम चर्च में शादी करना चाहते हैं, हमारे बच्चों का बैप्टिज़्म फ़लाँ चर्च में होना चाहिए, कैथलिक चर्च या दूसरे में किसी में। तो इन जो सीड है जो हमने कोशिश करते हैं एज ए पेरेंट्स के दे रहे हैं अपने बच्चों को, वो कहीं ना कहीं रहता है, और मे बी विद गॉड्स ब्लेसिंग इट विल स्टे लाइक दैट। थोड़ा सा पॉजिटिव है इस अंदाज में मेरा एक्सपीरियंस इंग्लैंड में और पाकिस्तानी फैमिली में। थैंक यू थैंक यू। सारा। ये जो जवान नस्ल है और हम जैसे हैं या बड़े हैं, थोड़ा गैप तो आया है, ये तो अब कह रहे हैं कि टिक टैकर बन गए हुए हैं। टिक टैकर, मैं वो उस अंदाज से नहीं कह रहा, एक बड़ी मखालफत हुई थी कि टिक टैकर बड़ी बेहुदा भी समझ जा रही है। तो ये सारी जो नई जनरेशन और हम जो उनको चर्च की भी कहते हैं, उनको तालीम भी देते हैं, ये कैसे गैप कैसे किस तरह का, या माँ को भी उसी तरह ही जाना पड़ेगा अपने बच्चों को डील करने के लिए? बहुत शुक्रिया। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि एक माँ को बच्चों को सिखाने के लिए पहले वो सब चीजें उसके अंदर खुद होनी चाहिए। हम्म। वो एक अच्छी एग्जाम्पल बनेगी तो उसके बच्चे उससे सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह संडे है, संडे को सब जानते हैं चर्च जाना है, फैमिली में भी चर्च जाना अवलीन तरजीह दिए दें। एक माँ है तो उसकी पहली तरजीह संडे को यही होनी चाहिए कि वो चर्च जाए, अपने बच्चों को सबको लेके साथ वो चर्च जाए। जब वो चर्च जाएंगे तो वो वहाँ पे मसीही तालीम सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चर्च जाती हूँ तो मैं अपने बच्चों को सबसे पहले समझाती हूँ कि चर्च में अच्छे तरीके से बैठना है। सबसे पहले आपने बैठना है और फिर साथ ही आपने जो है ना वो दुआ करनी है। तो ये एक अच्छी एग्जाम्पल हम उनको दे रहे हैं। हम खुद भी जाते हैं चर्च, और हम अपने बच्चों को भी एवरी संडे चर्च लेके जाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि हमारी आंख ही जो है वो चर्च में खुली। जिस तरह मैं चर्च में ही कह लें कि आंख ही चर्च में खुली, और शुरू से बचपन से हमारा लगाव जो था वो चर्च के साथ रहा। और खुदा ने मुझे मौका दिया और मैंने तबलीग का काम भी किया। तकरीबन 2 साल जो है वो मैं दूसरे ममालिक में गई, और वहाँ पे दूसरे मुल्क में मैंने खुदा के कलाम की मुनादी भी की। तो आपने ये बात की कि यूथ को हम किस तरह लेके चल सकते हैं। एक पाकिस्तान में मुनक्किद होती है, एक प्रोग्राम होता है फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ यूथ। एवरी ईयर ये मुनक्किद होता है, और मैं और जो मेरे हस्बैंड हैं, हम दोनों ये इस प्रोग्राम के सेशन डायरेक्ट कपल हैं। और इसमें हम क्या होता है, 5 दिनों का जो है ये कॉन्फ्रेंस होती है, और इसमें हम बच्चे को सिखाते हैं। हम टाइम टेबल प्रोवाइड करते हैं कि ये 5 डेज का आपका टाइम टेबल है, और उसमें सबसे पहले आपने सुबह उठना है, दुआ करनी है। उसके बाद अपने स्क्रिप्चर स्टडी का टाइम है, आपने स्क्रिप्चर स्टडी करनी है। और उसके बाद आपने अपने जो आपके रूममेट है उसके साथ मिल के आपने स्क्रिप्चर स्टडी करनी है। यानी कि वो जिस तरह जिंदगी अच्छे तरीके से आप गुजार सकते हैं, वो हम उन 5 दिनों में उनको सिखाते हैं कि ये 5 दिनों की कॉन्फ्रेंस में आप किस तरह अपने आप को यीशु मसीह के और करीब लेके जा सकते हो। जिस तरह के इस साल का हमारा थीम है कम अनटू क्राइस्ट, कि आप लुक अनटू क्राइस्ट, कि आप यीशु मसीह की तरफ अपना हर काम जो आप करो, आपने यीशु मसीह की तरफ देखना है कि यीशु मसीह किस तरह मैं उनको देख सकता हूँ, या वो अपनी जिंदगी में अगर वो मेरी जगह होती तो वो इस जगह क्या काम करते। तो हम एक ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए लर्न करने के लिए, ग्रो करने के लिए। और सारी बात आ जाती है घर से स्टार्ट करने। ये सब कुछ जो है वो एक मदर का की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों के अंदर ये चीजें डाले। और जब वो अपने बच्चों को इस तरह से ग्रो करती है, तो फिर बच्चे जो हैं वो, मेरा नहीं ख्याल कि वो टिकटॉक की तरफ ज्यादा जाएंगे, वो बल्कि मसीही तालीम की तरफ ज्यादा जाएंगे, बजाय इसके कि वो दूसरी साइड पे जाएं। जी। अगर कोई ऐसी बात है जो शेयर करना चाह रहा है फैमिली के साथ से, तो कर सकता है। जी। जी नंसी यूनुस मैंने साहबा। ऐड करना था ये सारा बता रही कि आप लोगों ने वो
यूथ के लिए शुरू किया हुआ ये प्लेटफॉर्म, दैट्स वेरी वेरी गुड। इसके अलावा यूहानाबाद में एक यंग पीपल के लिए जो उन्होंने शुरू किया है बाय द नेम रिहाई की सोच, तो वो नौजवान है, एक क्रिस्टी है जो जिसने शुरू किया है, उसका राब्ता है हमारे मेरे साथ भी और यूनुस के साथ भी। तो वो काफ़ी काम कर रहे हैं यूहानाबाद में, तो उसमें वो कोशिश करते हैं कि जितने भी यंग पीपल को वो इनवाइट करते हैं, फिर उनको ट्रेन करते हैं लाइक स्किल्स में, कंप्यूटर जैसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जैसे हाउ टू डू प्रेजेंटेशन, या मतलब स्किल्स सिखा रहे हैं। तो एक प्लेटफॉर्म वो भी बड़ा अच्छा शुरू हुआ है, उसको भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और जितने भी आप नौजवानों को जानते हैं, अगर वो राब्ता करना चाहते हैं तो वो ओपनली वेलकम करते हैं इसको। सो आई जी थॉट कि मैं शेयर कर दूं, रहाई की सोच योहानाबाद में बेस्ड है। जी, वो क्रिस्टी हमारे क्रिस्टी, साथ हाँ जी, कई क्रिस्टी दफ़ा वेरी वेरी साथ गुड दिया है। यंग जी जी जी, यंग यूथ है ये बहुत लोग, अच्छा, खुदा उसको ज़बरदस्त। भेज। रबेका साहबा, आप कुछ कहना चाहें तो हम इसको सम अप करें जी। जी मैं जैसे आपने जब कहा कि सोशल मीडिया जो है उसको हम कैसे अपनी नई नस्ल और जवान नस्ल जो है उससे करें, हम्म, तो जाहिर है हम उसको तो नहीं हम कर सकते क्योंकि ये अब तकाजा है वक्त का। और लेकिन हम उनको इस तरह से ट्रेन, जब उनको अपना पता होगा, अपनी वैल्यूज का पता होगा, अपनी क्रिश्चियन वैल्यूज का पता होगा, अपनी फैमिली हम्म, वैल्यूज का पता होगा, उसको पता होगा कि मेरी हद क्या है। जी जी, सो लिमिटेशन ज़रूरी है। जी लिमिटेशंस हम उनको बताएं, उनको हम इस तरह से बड़ा करें कि उनको बताएं आपकी लिमिटेशन है। जब आप अपनी लिमिटेशन क्रॉस करोगे तो आप किसी और की लिमिटेशन में दाखिल हो जाओगे, सो हम्म, वो ऑफेंसिव है। सो इस तरह से, और फिर जाहिर है आजकल तो फिर आपको पता है कि रोबोटिक और जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारा कुछ ये है, ये अब हम टीचर्स को भी सीखनी पड़ रही है, हम प्रिंसिपल या स्कूलों में अब हम सब सिखा रहे हैं, करें। तो हम उसके लिए फिर से मैं कहूंगी कि माँ के लिए जरूरी है कि अगर उसका बच्चा मोबाइल कर रहा है तो माँ को भी पता होना चाहिए। मैं बताती हूँ अपने, जैसे मैं अभी पहले किसी से मैंने कुछ दिन पहले अपने, तो मैं कह रही थी कि माँ को ना बेशक उसको ना पता हो, लेकिन उसने इतना सीख लेना है और अपने बच्चों को ये बताना है कि मुझे आता है, ताकि वो हम्म, बच्चों को पता हो कि हाँ मेरी माँ को आता है, मेरी माँ। क्योंकि आजकल के बच्चे जब हम कहते हैं हो हमने नहीं सीखना, हमें नहीं, आप ही करो, तो ये गलत है। उन्हें जी कहें जी, जी हम भी कर सकते हैं, हमें भी आता है उनके साथ, क्योंकि हमने उनका दोस्त बनना है। जब हम्म, तक हम अपने बच्चों के दोस्त नहीं बनेंगे और उनके मतलब हर चीज में उनके साथ नहीं होंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनको इतना इजी करें कि वो अपनी बात कि वो उनको बताएं कि बेस्ट फ्रेंड जो हैं वो उसके पेरेंट्स हैं, बच्चे के मम्मी डैडी जो हैं वो उसके बेस्ट फ्रेंड है, जी खुदा है सबसे बेस्ट, पहले जीसस, और उसके बाद उसके माँ बाप। चलें जो उसने अपनी सीक्रेट्स है माँ बाप के अलावा और किसी से शेयर नहीं करने, जब वो बाहर कहीं शेयर करते हैं वहां से उनको फिर गलत वो मिलती है कहीं ना कहीं, तो इस तरह से वो खराब होता है। सो ये थैंक यू। असल में रेखा साहबा, ये टिक टॉकर चला गया कि कमाई का एक सोर्स लोग बताते कि आपकी आमदन कैसे हो जाएगी। फिर वो कोशिश करते हैं हम किस तरीके से अपनी आमदन को बढ़ाएं। इसमें बड़े सारे ऐसे हैं, लेकिन इजाज़त चाहेंगे शुक्रिया के साथ। और नाजरीन, मैं ये कहता जाऊं कि हमारी कोशिश होती है कि वो मौजू को छेड़ा जाए जो वक्त की ज़रूरत है। तो एक जो माँ है, जो कहते हैं कि वो जिसको चकन्नी कहते हैं, कि वो जानती हो, समझती हो कि क्या ज़रूरत क्या है, मैं बच्चों को कैसे ट्रेन कर सकती हूँ, या उनमें ये चीज़ नहीं डालनी कि आपने कोई नेगेटिविटी, आपका वो रिश्तेदार नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा। आपने अवेयर उसको, उसकी जो तैयारी है वो इस हवाले से करना है कि आप जानवरों से, पौधों से, अपने अजीजों से प्यार करना सीखें। तो इस तरह का अगर आता है तो, क्योंकि ये जो आज के बच्चे हैं, कल के वो बाप हैं, कल की वो माँ है। उन्होंने एक नए खानदान को तश्कील देना है,
نیا خاندان بننا ہے، اور خاندان میں صرف یہ کہہ دینا کہ ماں اور باپ ہی خاندان ہے، یہاں آگے اس کے بچے ہیں، یہ والی جا کے غلط بات ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کا رویہ ساس کے ساتھ خراب ہے، یا ساس کا اپنی بہو کے ساتھ، یہ تو سائرہ نے بات کی تھی، ساس اور بہو بڑی انڈیا کی ایک سیریل بھی چلتی رہی ہے، یہ بہت بڑی ساس اور بہو کا یہ معاملہ، لیکن ساس کو ثابت کرنا ہے ماں، اور بہو کو ثابت کرنا ہے بیٹی، تو تب یہ جو بہت ساری مشکلات آ رہی ہیں زمانے میں، چکا چند آ رہا ہے، یہ دیکھیں کتنی ایکٹیویٹیز زیادہ تیز ہو گئی ہیں، یوتھ کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے فورس کنورژن میں، پھر فیملیاں ٹوٹ رہی ہیں بڑی آسانی سے، طلاق لے کے نئی شادیوں کا ارینج ہے، لیکن آج بھی لوگ ایسے لوگ ہیں جو دوسری شادی کو یا طلاق کو بہت اگینسٹ سمجھتے ہیں، مایوس سمجھتے ہیں، مذہب کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو اگر یہ اس طرح کے ہمارے اندر جیسس کرائسٹ کی جو تعلیم ہے وہ ہمارے اندر گھر جائے گی، ہمارے اندر عکس آئے گا، تو میرا خیال ہے یہ ساری مشکلاتیں جو ہے دور ہو جائیں گی۔ اور ربیکہ صاحبہ، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی، آپ کا بہت شکریہ، وقت نکالا، آپ نے مصروفیت ہے اس طرح۔ نینسی یونس صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، گو کہ آپ اینڈ ٹائم پہ اپنے یونیورسٹی کالج سے آئی تھیں، تب بھی آپ نے اس اہمیت کو سمجھا کہ آج کا ٹاپک بڑا اچھا ٹاپک ہے، تو آپ نے بھرپور حصہ لیا۔ شبانہ صاحبہ، بڑا اچھا آپ نے چلایا پروگرام، بھی بڑا اچھا شیئر بھی کیا، تو آپ کا بھی شکریہ۔ پھر سارا آپ نے بھی بڑی اچھی ایک اگزامپل، بڑی مثالیں، بڑے اچھا کام اپنا بتایا کہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، کیا جاتا ہے، تو ہمارا ہائی لائٹ سارا جو بھی کرتے ہیں یوتھ کی طرف ہو تو ہم مسائل سے نکل سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، ضرور اس میں سے لیا کریں، آپ پازیٹیو سوچ رکھیں گے، پازیٹیو دیکھیں گے، تو پازیٹیو جواب بھی آئے گا، آپ کو پازیٹیو زندگی بھی آئے گی۔ تو پھولوں سے پیار کریں گے تو آپ بھی پھول ہی بنیں گے جو مہک دیتے ہیں، جو خوشبو دیتے ہیں، مہک دیتے ہیں، آپ کے ذہن کو وائٹ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا آپ صاحب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔